प्रिय साथियों, मैं वी.के. डोगरा फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु राहु ग्रह के बारे में। हालांकि राहु और केतु दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड ग्रह हैं, इनका इकट्ठा ही देखा जाता है, लेकिन फिर भी हम सहूलत के लिए और क्लैरिटी के लिए आज सिर्फ राहु का ही जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि ये जो राहु केतु ग्रह है ये एक सिर्फ छाया ग्रह है, यानी कि जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, उसकी जो कक्षा है चारों तरफ घूमने की चंद्रमा की, और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूम रही है पृथ्वी, उसकी जो कक्षा है, दोनों कक्षा जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उसके जो ऊपर का नॉर्थ नोड होता है उसको हम राहु बोल देते हैं, और जो नीचे साउथ नोड होता है उसको केतु बोल देते हैं। तो इस प्रकार इनको राहु और केतु बोल देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ छाया ही होती है तो इसलिए इनको छाया ग्रह कहते हैं। इस ग्रह का छाया के अलावा और किसी भी तरह का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर प्योरली छाया है और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर जो भी ग्रह आएगा वहाँ पर इसको सिर्फ राहु के करीब जो भी ग्रह आएगा या राहु की राशि में आएगा, उसको राहु के पास आने के बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा और किसी तरह का उस पर प्रभाव नहीं होगा। और इस अंधेरे के प्रभाव से क्या होगा कि वो डायरेक्शन लेस हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। जो भी ग्रह इसके नज़दीक आएगा वो दिशाहीन हो जाएगा, जिसको हम अपना मति भ्रम भी कहते हैं। उसको समझ नहीं आएगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बिल्कुल वो जो है वो हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा, वो जो चाहे करे, क्योंकि इस अंधेरे में किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं है। आकाश के अंदर ये जो राहु का क्षेत्र है तो बिल्कुल स्वेच्छाचारी हो जाता है, जहाँ पर राहु स्वयं भी और इसके पास जो ग्रह है वो भी। राहु स्वयं स्वेच्छाचारी होने से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं है। लेकिन जो दूसरा ग्रह आएगा इस क्षेत्र में, उसके पास तो एनर्जी है, तो वो अपनी एनर्जी को जैसे चलाना चाहे, जिधर चलाना चाहे उधर चलाए, लेकिन उसको दिशा नहीं होगी, उसको ये नहीं पता होगा मैंने कहाँ चलाना है, तो डायरेक्शन लेस हो जाता है। तो इसलिए उसका इफेक्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ऐसे ही केतु के बारे में है। जो नॉर्थ की डायरेक्शन में है उसको हम, नॉर्थ नोड है जो, उसको हम क्या देते हैं राहु, और जो साउथ नोड है उसको क्या देते हैं केतु। राहु क्योंकि नॉर्थ नोड है इसलिए राहु की डायरेक्शन क्या होती है, दिशा, कौन सी दिशा को दर्शाता है, नॉर्थ वेस्ट, वायव्य दिशा। और उसकी साउथ दिशा में केतु होता है साउथ नोड पे, तो केतु की कौन सी दिशा हो गई, साउथ ईस्ट, आग्नेय दिशा। तो इस प्रकार इन दोनों की दिशाएं निर्धारित होती हैं। अब राहु के साथ जब भी कोई ग्रह आएगा, अगर कोई मान लो राहु की राशि में कोई और दूसरा ग्रह भी उसी राशि में आ गया है या उसके नज़दीक आ गया है, आसपास आ गया है, तो अगर तो वह ग्रह जो है धीमी गति वाला है, एक राशि में ज़्यादा देर टिकने वाला है, तो उस पर राहु का मैक्सिमम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा देर तक अंधेरे में रहेगा। उस ग्रह के लिए अंधेरा अनुकूल है तो राहु अनुकूल है, अगर अंधेरा उस ग्रह के लिए प्रतिकूल है तो राहु प्रतिकूल है। जैसे कि शनि ग्रह है, शनि खुद ही एक छाया पुत्र है, तो उसमें वैसे ही बहुत कम रोशनी होती है, तो उसके लिए राहु और भी ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा। राहु शनि की आपस में मिलने से, युति होने से, तो इसका शनि का इफेक्ट और बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ यह है कि राहु के राशि में कोई दूसरा ग्रह आएगा, उसका आकार कितना है। जितना बड़ा आकार होगा उतना उस पर राहु का असर कम पड़ेगा, जितना छोटा आकार होगा उतना उसके ऊपर राहु का असर ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि मान लो बृहस्पति आ जाता है, राहु के साथ आ जाता है, तो बृहस्पति का आकार तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए बृहस्पति पे असर तो पड़ेगा लेकिन बहुत कम पड़ेगा। और इसी तरह अगर सूरज आ जाता है तो सूरज के ऊपर तो राहु का असर नगण्य पड़ेगा, क्योंकि सूरज पूरा प्रकाशित ग्रह है, लेकिन जो है सूरज का प्रकाश जो है वो लोगों तक पूरा नहीं पहुंच जाएगा राहु के कारण आने से, और हमें ऐसे लगेगा कि जैसे राहु ने सूर्य को ग्रसित कर लिया है। असल में तो ये है कि उसकी जो रोशनी है सूर्य की, उसको उसने ब्लॉक कर दिया है राहु के अंधेरे ने। तो इस प्रकार से, और जब ये चंद्रमा की एक्चुअल पोजीशन आ जाती है इस नोड के ऊपर, राहु की स्थिति के ऊपर, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताए हैं मैंने, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, जब चंद्रमा एक्चुअली इन पोजीशन पे आ जाता है तो उस टाइम फिर ग्रहण लग जाता है। मोस्टली नॉर्थ नोड पे आता है तो सूर्य ग्रहण होता है,
और जब साउथ नोड पे आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि जब नॉर्थ नोड पे आता है तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। और जब साउथ नोड पे जाता है चंद्रमा तो फिर धरती बीच में आ जाती है और चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो इस प्रकार ग्रहण, और ग्रहण के समय भी जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि राहु केतु कुछ नहीं है, ये सिर्फ चंद्रमा की धरती पर छाया है। आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा की धरती पर छाया है। धरती पर जो अन्य ग्रह भी जो उसके आसपास हैं उन सब पर चंद्रमा की छाया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है राहु। और उस छाया के कारण जो है वहाँ पर एक एनर्जी गैप पैदा हो जाता है, तो उसमें कोई भी जो ग्रह है उसका जो बल कम हो जाता है राहु के पास आने से, और वो दिशाहीन हो जाता है। तो राहु का मेन इफेक्ट यही है। अब सूर्य ग्रहण के दौरान हम देखते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण लगा है तो नेचुरली सूर्य और राहु जो है एक ही राशि में होंगे, और अगर और भी कोई धीमी गति से चलने वाले ग्रह इस राशि में आ जाते हैं उस समय, जैसे कि बृहस्पति आ गया, शनि आ गया, तो उसमें क्या होगा कि फिर इस ग्रहण का इफेक्ट बाद में भी काफ़ी देर तक चलता रहेगा। क्योंकि चंद्रमा तो उस स्थिति से जल्दी बाहर निकल जाएगा, धरती तो जल्दी बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो बाकी ग्रह थे जिनका असर पड़ा है ग्रहण के दौरान वो तो अभी वहीं के वहीं टिके हुए हैं, तो उनका असर तो धीरे धीरे कम होगा जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए सूर्य ग्रहण का असर, जितने ज़्यादा ग्रह सूर्य और राहु के साथ होते हैं उतना ही भयानक असर पड़ता है सूर्य ग्रहण का। कुछ हद तक चंद्र ग्रहण के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन उसका असर इतना ज़्यादा देर तक नहीं पड़ता जितना सूर्य ग्रहण का पड़ता है। अब हम देखते हैं राहु के जनरल इफेक्ट्स क्या हैं। राहु ग्रह जो है ये जो निर्धनों का सहायक है, इसका जो असहाय लोग हैं उनका सहायक है, गरीबों का सहायक है, जिस पे अन्याय हो रहा है उसका भी सहायक है। मतलब शनि से मिलते जुलते हैं इसके जो काम है राहु के, शनि जैसा ही इसका बर्ताव है। और इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है वो सरस्वती जी हैं। जिसको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो और उसका मति भ्रम हो रहा हो, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि राहु की जब दशा अंतरदशा आती है तो आदमी अपने प्रोफेशन बदलता है, अपना रेजिडेंस बदलता है, उसको बार बार समझ नहीं आता, उसको कहीं टिकता नहीं है उसका दिमाग। तो उसके लिए उसको सरस्वती की पूजा करना सबसे अच्छा उपाय है। सरस्वती की पूजा करे और सूर्य की पूजा करे, ताकि उसका जो है उसके मस्तिष्क को पूरा प्रकाश मिलता रहे और सही डिसीजन वो लेता रहे। तो इसके ये दोनों उपाय करने चाहिए जिसको भी राहु की दशा अंतर्दशा हो। और राहु ग्रह जो है ये सट्टा जुआ लॉटरी इन सब चीज़ों का कारक है, और इसके अलावा जो बिजली के काम का भी कारक है जो राहु है। इसके अलावा और कई प्रोफेशन है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, कोई भी एजेंसी होगी है, तो एजेंट का भी कारक है राहु जो है। क्योंकि खुद तो ये कुछ कर नहीं सकता, इसलिए दूसरों के ही काम लेना है दूसरों से ही, और इसीलिए क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं है अपनी तो खुद, तो इसलिए ये एजेंसी वगैरह के काम जिसमें दूसरों को लियाजनिंग का काम, ऐसा जो काम है उनके लिए ये राहु बेटर रहता है। और राहु के टाइम में जो है आदमी को मतलब जैसे उसके पेट के रोग हो गए, आदमी को नेत्र रोग वगैरह हो गए क्योंकि अंधकार में प्लेनेट है ये, इस तरह के उसको मिर्गी वगैरह होगी, तो इस तरह के उसको संभावना बढ़ जाती है इस तरह की प्रॉब्लम होने में। और राहु की जो अपनी राशियां हैं वो है, राहु की राशि जो है कन्या राशि बुध की, और इसकी जो उच्च की राशि है वो है मिथुन। कई लोग वृषभ को भी उच्च राशि में ले लेते हैं, तो दोनों में ही राहु करीब करीब उच्च का ही रहता है, वृषभ में भी और मिथुन में भी। इसी तरह वृश्चिक और धनु में ये नीच का रहता है राहु। तो राहु के साथ अगर शनि ग्रह आ जाएगा तो अच्छे फल देगा, और राहु के साथ अगर शुक्र ग्रह आ जाएगा तो आदमी को व्यभिचारी बना देगा, क्योंकि डायरेक्शनलेस उसकी हो जाएगा जो है काम, तो उसमें व्यभिचारी बनने के चांस बढ़ जाते हैं शुक्र के साथ आने से। और मंगल के साथ अगर आ जाता है तो मंगल राहु को काफ़ी कंट्रोल कर लेता है, तो इसमें ये नियंत्रित हो जाता है, जो इसको इसकी फ्री पार्टिकल वाली जो नेचर है राहु की वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है मंगल के आने से। तो
सूर्य वगैरह आते हैं तो सूरज के प्रभाव को ये खराब कर देता है। राहु सूरज का प्रभाव, जो अच्छा प्रभाव मिल रहा है उसको खराब कर देते हैं जी। चंद्रमा के साथ आता है तो चंद्रमा के साथ इसका कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि चंद्रमा की तो ये खुद छाया है राहु, तो इसलिए चंद्रमा का कोई विशेष असर नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हमने आपको राहु के बारे में कुछ नटशल में बता दिया है। अब हम देखते हैं राहु का विभिन्न भावों में क्या फल होगा। राहु जिस भाव में भी होगा ना, उस भाव को ये कमजोर ही करेगा और डायरेक्शन लेस करेगा। ये चीज़ बेसिक मान के चलनी है हम लोगों को। अब मान लो राहु आ गया पहले भाव में, तो पहले भाव में क्या होगा, राहु आ गया तो आदमी स्वेच्छाचारी हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वो किसी की रोक टोक पसंद नहीं करेगा, अपना फ्री होगा और नेतागिरी वाले रूल आ जाएंगे। लोग उसकी बात को माने ना माने, लेकिन वो किसी की बात को मानने वाला नहीं है। और दूसरा यह कि जिस घर में भी, क्योंकि जो प्रथम भाव है इसका कारक है सूर्य, तो इसलिए इसके सूर्य के भाव को ही खराब कर रहा है। तो इसलिए सूर्य जिस राशि में बैठा होगा, जिस भाव में भी बैठा होगा, उस भाव को भी ये प्रथम भाव का राहु खराब करेगा। मान लो राहु प्रथम भाव में है और सूर्य सप्तम भाव में है, तो ये वैवाहिक जीवन को भी खराब करेगा। इसी तरह अगर तीसरे भाव में सूर्य है और प्रथम भाव में राहु है, तो छोटे भाइयों के साथ संबंध खराब कर देगा, है ना। अगर चौथे भाव में सूर्य है और लगन में राहु है, तो इसमें जो माता के लिए अच्छा नहीं होगा, जमीन जायदाद के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह के राहु के जनरल प्रभाव देखने हैं। अब हम देखते हैं राहु के प्रथम भाव में क्या क्या फल आपको मिल सकते हैं। प्रथम भाव में राहु काफ़ी प्रभावशाली होता है, वह धनवान, शासक तथा सर्वसंपन्न होता है ऐसा जातक जिसके प्रथम भाव में राहु हो। परंतु जिस भाव में सूर्य स्थित हो उसमें राहु का प्रकोप बना रहता है, और ये जो प्रकोप बना रहता है 42 वर्ष तक विशेष रहता है, उसके बाद ये क्षीण हो जाता है प्रकोप। जिस भाव में सूर्य है उस भाव का जो प्रकोप है वो 42 साल बाद खत्म हो जाता है। नीले कपड़े पहनने वाला व्यक्ति सूर्य के घर को खराब कर लेता है, तो नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। मान लो किसी के सातवें घर में सूर्य लगन में रहा हुआ है, तो उसकी पत्नी को जो है नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। तो बाकी ऐसा जातक जो विरोधियों पर हमेशा भारी रहता है, इसके कितने भी शत्रु ये किसी की परवाह नहीं करता है और अपना मस्त रहता है और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी अपनी स्त्री से भी कम पटती है, मतलब कोई खराब रिलेशन तो नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है पटती नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होती इतनी जितनी होनी चाहिए। अक्सर किसी काम को पूरा नहीं करता और काम बदलता रहता है, जैसे ही बताया राहु की नेचर है ये। तो उसका कहीं एक जगह मन नहीं टिकता, उसका मन हमेशा चंचल रहता है, कभी ये कर लूँ वो कर लूँ ये कर लूँ वो, एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। अगर राहु के साथ सूरज भी साथ में ही आ जाए प्रथम भाव में, तो इसको सरकार से, राज दरबार से झगड़ा वगैरह इसके होते हैं, डिस्प्यूट्स होती हैं। अगर द्वितीय भाव में इसके सूर्य हो, प्रथम में राहु और द्वितीय भाव में सूर्य आ गया, तो फिर दूसरे भाव को खराब करेगा, ससुराल से रिलेशन खराब करेगा, कोई धर्म कर्म की बात नहीं करेगा, परिवार में भी इसकी ज़्यादा नहीं पटेगी किसी से, तो इसलिए। लेकिन अपने धन के लिए ठीक होता है, दूसरे भाव में सूर्य हो तो धन कमाने में तो निपुण होगा, लेकिन बाकी चीज़ों में खराब असर देगा ये। ऐसा व्यक्ति जिसका राहु प्रथम भाव में अपने एक टोले का मुखिया होता है, मान लो कहीं सर्विस में भी है, तो कहीं एक छोटी सी उसकी ब्रांच का, जिसमें 8-10 आदमी 12 आदमी हो, तो उसका ये मुखिया होता है। इसका ना उससे कम होता है ये, ना उससे ज़्यादा। तो कैरियर वाइज इसका जो कैरियर मीडियाकर ही रहता है, यानी छोटे ग्रुप का मुखिया, छोटी ब्रांच का मुखिया। अब राहु के उपाय क्या है। अगर राहु मान लो किसी अच्छी राशि में नहीं है, तो उसके ऊपर अच्छा एक चीज़ और बतानी रह गया। राहु के जो अच्छे भाव माने जाते हैं इसके, वो है इसके तीसरा, चौथा और छठा भाव। इसके अच्छे भाव होते हैं, यहाँ पर ये अच्छे फल देते हैं, तीसरा, चौथा और छठा। और इसके जो मंदे भाव माने जाते हैं राहु के, वो कौन कौन से हैं। एक तो है इसका दूसरा और 12वां भाव, ये इसके मंदे भाव हैं राहु के। 5वां भाव और 7वां भाव ये इसके मंदे भाव हैं।
और इसके अलावा 9वां भाव भी इसका मंदा है। तो 1, 2, 5, 7, 9 ये इसके मंदे भाव हैं। इसकी जो स्पोर्टिंग राशि, जो इसकी सहयोगी राशियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी सहयोगी राशियाँ एक तो यही होगी जैसे मिथुन और कन्या राशि हो गई, मकर राशि हो गई, मीन राशि होगी। तो ये राशियाँ इसकी सहयोगी हैं। और इसकी जो मंदी राशियाँ कौन सी हैं, जो इसको शत्रु राशि भी कह सकते हैं, उसको कौन सी हैं, वो है कर्क राशि और सिंह राशि। इनमें ये अच्छा प्रभाव नहीं देता। तो अगर राहु प्रथम भाव में हो, जैसे हमने इसका फल आपको बताया है, अब इसके उपाय क्या करने हैं। उपाय इसके सिंपल है, क्योंकि सूरज के घर को खराब कर रहा है तो आपने सूरज को स्ट्रांग करना है। सूरज की वस्तुओं का दान करें, चंद्र की वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र ये दोनों ही इसके जो शत्रु हैं राहु के। तो इसलिए सूर्य और चंद्र की वस्तुओं का दान करने से तो राहु का प्रकोप कम हो जाएगा पहले भाव में, और अच्छे फल आपको मिलेंगे। इसमें यह भी कर सकते हैं, तांबे का दान करें तथा तांबे के पात्र में गुड़ गेहूँ भरकर बहते जल में बहा सकते हैं। एक तांबे का पात्र लेके उसमें गुड़ और गेहूँ भर लो और उसको बहते जल में, नदी नहर में बहा दें। यह आप कर सकते हैं। रविवार को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सूर्य चंद्र की वस्तुएं दान दे सकते हैं, ये जैसे तांबा, गुड़, गेहूँ वगैरह ये दान भी कर सकते हैं। और उसमें जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, चांदी होगी, ये चंद्र की चीज़ें हैं, इनको भी दान में दे सकते हैं। तो ये हो गया राहु का प्रथम भाव का फल। अब राहु अगर द्वितीय भाव में है तो क्या होगा। द्वितीय भाव में जो है ना, राहु बड़ा हुक्मरान, कबीले का मालिक, आमद से ज़्यादा खर्च करने वाला, मतलब आमदनी कम खर्चा ज़्यादा। 25 साल तक का तो समय इसका बहुत ठाट बाट से गुजरता है। और इसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। धन परिवार की कमी होती है, लेकिन मतलब परिवार में मेंबर्स कम होते हैं और धन की भी कुछ कमी ही रहती है, क्योंकि इसके खर्चे ज़्यादा हैं। लेकिन ये बड़ा ही हुनरमंद व्यक्ति होता है। राहु का प्रभाव राहु का प्रभाव इसमें बहुत अच्छा है, बहुत हुनरमंद व्यक्ति होता है। लेकिन इसको जो है ना, अपने अच्छा काम चलाने के लिए इसको दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर दान पुण्य नहीं करेगा तो इसको ज़्यादा बरकत नहीं होगी ज़िंदगी में। तो इसको दान पुण्य तो निरंतर करते ही रहना चाहिए रूटीन के अंदर। सूर्य और चंद्र की चीज़ों का दान जो है करता ही रहे ज़्यादा कदा। अच्छा, इसके लिए मेन चीज़ ये है दूसरे भाव में राहु के, कि शनि अच्छी पोजीशन में बैठा होना चाहिए। अगर शनि मंदा हो गया तो फिर दूसरे भाव में राहु का फल बहुत मंदा हो जाता है। फिर उसमें शनि के उपाय करने पड़ेंगे, शनि को उच्च करने के। अगर शनि मंदा है तो शनि की वस्तुओं का दान वगैरह करना पड़ेगा। और इसके उपाय क्या है दूसरे घर में राहु के। चांदी या सोने की गोली हमेशा जेब में रखें। चांदी की ठोस होनी चाहिए गोली, अंदर से हालो खाली नहीं होनी चाहिए। ठोस गोली चांदी की या सोने की आप हमेशा अपनी जेब में रखें, इससे राहु का प्रभाव दबा रहेगा। अच्छा, दूसरा है ससुराल से बिजली का कोई सामान ना लें। अपने ससुराल से बिजली का कोई भी आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम कोई भी ना लें। और तीसरा है माता से संबंध बहुत अच्छे रखें। ये सबसे इसका बेस्ट उपाय है। माता से जितने अच्छे संबंध रखें, अपनी माता का ध्यान रखें, तो आपका राहु दूसरे घर में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखते हैं तीसरे घर में राहु का क्या असर होगा। तीसरे घर का आदमी बड़ा ही साहसी, दबंग और बड़ा ही हिम्मती होता है, और बड़ा ही आगे बढ़ने वाला होता है ज़िंदगी में, परिश्रमी होता है, तो कर्मठ होता है, पराक्रमी होता है। और इसकी अपनी पोजीशन हमेशा बहुत अच्छी रहती है, दबंग होता है। लेकिन इसके जो है ना, भाई बहनों की पोजीशन अच्छी नहीं होती, खास तौर से छोटे भाई बहनों की इसकी पोजीशन बहुत ही मंदी रह जाती है ऐसे जातक की। लेकिन अपने लिए बहुत अच्छा होता है। और इसको आने वाली, इसके अंदर पावर ऑफ इंट्यूशन भी बहुत बढ़ जाती है। आने वाली चीज़ों का आभास इसको बहुत पहले हो जाता है। इवन अपने अंतिम समय का आभास भी इसको 2 साल पहले ही हो जाता है अक्सर। और इसके सपने भी अक्सर काफ़ी सच्चे निकलते हैं। तो इसलिए इंट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी गिफ्टेड मतलब पोजीशन है राहु की तीसरे भाव में। ऐसा व्यक्ति अपने मरने के बाद पीछे से अपने बच्चों के लिए वसीयत काफ़ी अच्छी छोड़ के चला जाता है। मतलब अच्छा पैसा दे के जाता है वसीयत के रूप में अपने बच्चों को।
अगर तीसरे में राहु के साथ सूर्य और बुध बैठ जाए तो ये अच्छा नहीं है। तीसरे में सूर्य और बुध बैठ गए राहु के साथ, तो इसमें या तो अगर कोई भैंस वगैरह पाल रखी है तो वो मर जाएगी, अन्यथा बहन के विधवा होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में जातक की बहन के विधवा होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर मंगल साथ में आ जाए तीसरे भाव में तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि मंगल राहु की जो है ना उसको कंट्रोल में रखे, उसे बहुत ही अच्छे सटीक फल और बड़े अच्छे फल लेता है और नियंत्रण में रखता है। तो इससे राहु बहुत अच्छे प्रभाव देता है अगर मंगल का साथ उसको मिल जाए। और राजा के समान जातक अपना जीवन व्यतीत करता है। और ऐसा व्यक्ति की एक खासियत यह है कि अपने पीछे कोई ऋण छोड़ के नहीं जाता है। वो मरने के बाद अपने पीछे कोई भी किसी तरह का लोन छोड़ के नहीं जाता है अपने बच्चों के लिए। इसका उपाय तो बस यही है कि हाथी दांत का कोई टुकड़ा हमेशा घर में रखें, लेकिन हाथी दांत का ओरिजिनल टुकड़ा ही रखना है, उसका कोई खिलौना वगैरह नहीं रखना है। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर बुध भी तीसरे घर में है राहु के साथ तो फिर हाथी दांत का टुकड़ा भी नहीं रखना है, फिर कतई नहीं रखना हाथी दांत का टुकड़ा अगर राहु बुध इकट्ठे बैठ गए तीसरे घर में। तो इसके लिए फिर एकमात्र यही रहता है कि पीपल का वृक्ष लगाएं और उसका ध्यान रखें, पीपल के वृक्ष का उसका पालन करें। अब चौथे घर में राहु की स्थिति, अगर राहु अच्छी राशि में बैठा है, सही जगह बैठा है, तो उसकी मतलब फल अच्छे होंगे, अन्यथा मंदे होंगे उसके फल। अगर राहु चौथे घर में है और लगन में चंद्रमा भी बैठा है तो राहु के फल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसे होने पर काफ़ी सुखी होगा जातक जो है, और ऐसा जातक काफ़ी सुखी संपन्न व शक्तियों के खजानों का मालिक होगा, शान शौकत के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। संतानोत्पत्ति के बाद का समय ज़्यादा सुखकारी हो जाता है। इसकी संतान होने के बाद इसका समय और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है इसके लिए। इसको थोड़ा 6 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में थोड़ा स्वास्थ्य की हानि का वो रहता है, रिस्क रहता है। स्वास्थ्य थोड़ा इसका नरम पड़ सकता है 6 साल, 12 साल, 24 साल में। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जनरली बहुत धर्मात्मा होता है, लेकिन इसको धन की कमी होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये निर्धन धर्मात्मा होता है। लेकिन अगर चंद्रमा पहले घर में बैठा है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, तो धन भी ठीक ठाक आ जाता है इसके पास और सुखपूर्वक अपना अच्छी तरह से जीवन यापन करता है। विद्या प्राप्ति में भी रुकावट आती है ऐसे जातक के। शुभ राशि में हो तो जातक के 4 पुत्र होते हैं। धन संपदा की कोई शर्त नहीं। पैसे के मामले में पहले ही बताया कि धन के मामले में तो बहुत ज़्यादा तो धन आएगा नहीं इसके पास, लेकिन ये है कि अगर शुभ राशि में हो तो राहु, तो उसके पुत्र वगैरह हो जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा ही पुत्र होंगे उसके। जातक सूफी ब्रह्म ज्ञानी होता है, धन की आमद सामान्य तथा घर का खर्च आराम से चलेगा, ये ठीक ठाक चलता है ऐसे। इसके उपाय क्या करने होंगे? इसके उपाय यही है कि ये राहु चौथे घर में जो है काल पुरुष की चंद्र की राशि है, तो चंद्र की चीज़ों का दान करो तथा सूर्य का उपाय करो। इसके यही उपाय हैं। चंद्र की चीज़ों का दान आपको पहले ही बताया है और सूर्य का भी बताया है। चंद्र के लिए चावल, दूध आदि, मिश्री आदि आप दान कर सकते हैं, और सूर्य के लिए तांबा और गेहूँ। अगर शनि की पोजीशन इसमें ठीक ना हो या शनि इसके कोई अच्छी पोजीशन में ना बैठा हो तो शनि की शांति के लिए लोहे व तेल का दान भी अच्छा रहेगा। चांदी पहनना भी उत्तम रहेगा, चांदी भी इसके प्रभाव को कंट्रोल करता है चंद्रमा की वस्तु होने के कारण। 400 ग्राम धनिया बहते जल में प्रवाहित करें। खासतौर से अगर बुध भी साथ में बैठा है राहु के तीसरे भाव में, तो 400 ग्राम धनिया बुधवार को बहते जल में प्रवाहित करें। और अगर शनि खराब पोजीशन में है तो 400 ग्राम बादाम बहते जल में बहाएं शनिवार को। और मकान की छत पर कोयले वगैरह ना रखें, इससे राहु खराब हो जाता है। मकान की छत को साफ ही रखें। और भूल के भी सीढ़ियों के नीचे जो है रसोई ना बनाएं, किचन वगैरह ना हो सीढ़ियों के नीचे। तो ये था राहु के चौथे भाव के फल के बारे में। अब राहु अगर 5वें भाव में हो
पांचवें भाव में तो राहु जो है ना, बड़ा आदमी शरारती किस्म का हो जाता है आदमी, और नीच कर्म करने वाला होता है जनरली। ऐसे अच्छा नहीं है, वो तो बहुत ही चालाक शरारती नीच कर्म करने वाला होता है जनरली, जब तक कि कोई शुभ ग्रह का, बृहस्पति वगैरह का उस पर दृष्टि वगैरह ना पड़ती हो। तो इसमें जो है, या मंगल इसको कंट्रोल ना करता हो, तो ये ऐसा जातक बहुत ही शरारती तथा नीच कर्म वाला होता है। और जो उसकी पत्नी का गर्भपात तक करवा देता है पांचवें का राहु। अगर शनि नीच का हो तो प्रथम स्त्री से संतान होती ही नहीं। शनि अगर नीच का हो गया साथ में तो संतानहीन भी रह जाता है वो। खास तो हो सकता है उसको इस पर्पज़ के लिए दूसरी शादी करवानी पड़े। विद्या प्राप्ति में रुकावट आती है, विद्या के लिए भी अच्छा नहीं है, बीच में गैप जरूर आएगा उसको, उसकी बिल्कुल वो निर्विघ्न वो नहीं चलेगी पढ़ाई। शुभ राशि में हो तो जातक के 4 पुत्र होते हैं। धन संपदा की कोई शर्त नहीं। जातक सूफी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वैसे जातक इंटेलिजेंट होता है सूफी ब्रह्म ज्ञानी, चालाक शातिर इंटेलिजेंट, और लेकिन आगे चल के फिर वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसको जो है वो ब्रह्म ज्ञानी और सूफी हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो इसके उपाय क्या करने हैं? संतान सुख के लिए घर की दहलीज के नीचे चांदी का पत्थर रखना ठीक रहेगा। घर की दहलीज जब हो उसमें चांदी का पत्थर उसमें रखवा दें जब दहलीज बनाई जाए। अच्छा, और पत्नी के लिए जो है, जैसे निसंतान वगैरह है, संतान नहीं हो रही है, तो उसमें क्या करना है? पत्नी के सिराने रात को 5 मूलियाँ रख देनी है, पत्तों समेत होनी चाहिए मूलियाँ, और सवेरे उसे मंदिर में दे दें। सुबह उसको है मंदिर में दे दें। पराई स्त्री से दूर रहें। चंद्र शुक्र की चीज़ें और चांदी का ठोस हाथी घर में कायम करें। चंद्र शुक्र की चीज़ें और चांदी का ठोस हाथी जो है घर में कायम करें। अब अगर राहु छठे घर में होता है तो छठे घर का राहु तो बहुत अच्छा माना जाता है। दुश्मनी से हमेशा दूर रहता है, दुश्मनों पे पूरा हावी रहता है, हिम्मती होता है, बुद्धिमान होता है, और काफ़ी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है ऐसे जातक। वह फांसी के फंदे से बचा कर लाने वाला होता है। ये ऐसा जातक जो है ना, अगर ये मान लो वकील वगैरह बन जाए तो इसका बहुत ही इसका अच्छा रहेगा, इसके लिए काफ़ी लोगों का भला कर पाएगा ये। वकालत के क्षेत्र में इसको अगर रुचि हो तो ज़रूर चुनना चाहिए। 12वें में शनि हो इसके सामने, अगर 12वें घर में शनि आ गया तो और भी सोने में सुहागा हो जाएगा, फिर तो बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा इसका। लेकिन 12वें में बुध मंगल हो तो फिर इसका प्रभाव नीच हो जाता है, फिर इसका जो अच्छा प्रभाव जो है वो खराब हो जाता है इसका, अगर सामने बुध मंगल आ जाए इसके। जातक धनवान, भाग्यवान तथा शत्रुनाशक होता है। एक इसमें यह है कि नानक में से किसी की मृत्यु का योग बनता है न, इसके ननिहाल में जो है किसी की अकस्मात मृत्यु हो सकती है। इस घर में बैठा राहु बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर शुक्र और बुध के सामान्य होने पर, अगर खराब पोजीशन में ना बैठे हों शुक्र और बुध, तो इसकी माली हालत काफ़ी अच्छी रहती है। कुल मिलाकर बहुत अच्छी पोजीशन है, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन मानी जाती है राहु की छठे घर में। और अगर ये अच्छी राशि वगैरह में नहीं है या इस पर मंगल बुध की दृष्टि वगैरह पड़ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? शीशे की काली गोली या सिक्के की गोली अपने पास रखना श्रेष्ठ होगा। यानी काले शीशे की काली गोली हो या फिर सिक्का, सिक्का मीन्स लेड, इसको लोकल भाषा में रांगा बोलते हैं, रांगा धातु होती है, सिक्का बोलते हैं, इंग्लिश में लेड बोलते हैं। इसकी गोली अपने पास रखनी है, लेड की सॉलिड गोली होनी चाहिए। भूरा कुत्ता पालना भी बहुत शुभ रहता है ऐसे जातक के लिए। सरस्वती जी की मूर्ति के आगे निरंतर 6 दिन तक नीले फूल चढ़ाएं, ये सबसे बेहतर उपाय है इसका, कि 6 दिन तक आप जो है बृहस्पतिवार से शुरू करके मंगलवार तक 6 दिन हो जाएंगे, रोज़ 6 नीले फूल चढ़ाएं सरस्वती की मूर्ति के आगे। और नेक्स्ट है इसमें उपाय कि चांदी की ईंट घर में रखें, इसे राहु की शरारत से सब बचे रहेंगे घर में। तो चांदी की ईंट घर में रखना, 40 से 50 ग्राम की ईंट आप एक घर में रख सकते हैं। पानी में नारियल प्रवाहित करने से भी शांति मिलेगी, क्योंकि पानी में नारियल प्रवाहित करेंगे तो ये वैसे भी राहु को भी शांत करता है पानी में नारियल, और शनि को भी शांत करता है, तो इससे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा राहु का। 8th हाउस, अब 8वें घर में राहु का देखते हैं। सॉरी,
सेवन्थ हाउस, अब सातवें घर में हम देखते हैं राहु का क्या असर होगा। तो सातवें घर में राहु का असर जो है, दाम्पत्य तथा धन तथा रोजगार इसका मंदा ही रहता है, मतलब अच्छा नहीं है सातवें घर में राहु का होना। हम्म, दाम्पत्य जीवन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, धन और रोजगार भी मंदा सा ही रहता है, बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन इसमें जो है सातवें में अगर राहु है तो इसमें सूर्य बुध और शनि इनके उत्तम प्रभाव देते हैं। ये ग्रह इनके जो प्रभाव हैं सूर्य के, बुध के और शनि के, ये जिस जिस भाव को प्रदर्शित करेंगे उन भावों के अच्छे फल मिलेंगे अगर राहु सातवें घर में है। जातक को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जातक की पोजीशन कैसी भी हो, वो किसी के आगे हाथ फैलाने की उसको नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अपना सारा काम संयत ढंग से चलता रहता है, अपने काम की देखभाल खुद ही करता है, अपने आप से खुद ही जूझता है और संभाल लेता है अपने काम को। शनि की मदद से शत्रुओं की पराजय हो जाती है। शत्रुओं की पराजय हो जाती है, शनि इसका साथ देता है सातवें घर के राहु का, और शत्रुओं को नहीं फटकने देता इसके आसपास। सातवें भाव में स्थित राहु चांडाल व लक्ष्मी का नाश करता है, मतलब लक्ष्मी का नाश करता है। ये चांडाल जैसा बिहेव करते हैं लक्ष्मी के लिए। जातक के यार मित्र उसकी संपत्ति से घुन के रूप में लगे रहते हैं, मतलब इसके दोस्त यार बिल्कुल भी लायल नहीं है और उनसे बच के ही रहना चाहिए अपने दोस्तों यारों से। देखने में वो कितने भी अच्छे प्रतीत हों, लेकिन अंदर से सबकी जो है नीयतें अच्छी नहीं हैं, उसको लूटने में ही लगे हुए हैं, उसको जो घुन की तरह उसके पैसे को खराब कराने में ही लगे रहते हैं और उसकी सारी धन संपत्ति को नष्ट करा देते हैं ऐसे ही। लेकिन सातवें घर में राहु जो आदमी को उच्च अधिकारी तो बना ही देता है। नौकरी वगैरह में अगर हो तो कम से कम आदमी उच्च अधिकारी तो बन ही जाएगा। और स्त्री की बीमारी लंबे समय तक चलती है ऐसे जातक की जिसके साथ में राहु हो। अब इसके उपाय क्या हैं सातवें घर में राहु के? लड़की को शादी के समय चांदी का चौकोर पत्थर अवश्य दान करें। लड़की को जो शादी के समय चांदी का चौकोर पत्थर दान करना है। किसी चांदी के पात्र या गिलास अथवा छोटे स्टील के बर्तन में गंगा जल रखकर उसका मुंह चांदी की पत्थर से टाँक कर नदी की जलधारा में दबवा दें ताकि जलधारा उस पर से हमेशा बहता रहे। मतलब कोई चांदी का पात्र लेके उसमें गंगा जल भर के उसको स्टील उसके ढक्कन को जो बंद करा के उसको जो उसके किसी रिवर की बेस के अंदर जहाँ पानी कम हो, जैसे ऑफ सीज़न में या जहाँ पर भी दबा सकते हैं उसको वहाँ दबा दें, और उसका मुंह जो है उसके ज़मीन से बाहर ही रखें, उसके जहाँ पर भी उसको दबाएंगे नदी के तल में, ताकि उसके ऊपर से पानी बहता रहे, उसके ढक्कन के ऊपर से नदी का जल प्रवाहित होता रहे। स्त्री कष्ट निवारण के लिए चांदी की ईंट घर में रखना शुभ होगा। तो इससे जो है दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा अगर चांदी की ईंट घर में रखते हैं, बेडरूम में ख़ास तौर से, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और इसमें एक उपाय ये है कि विवाह के समय जब ऐसे जातक का विवाह हो तो उसकी पत्नी का जो पिता है वो जातक को है एक चांदी की ठोस गोली दे दे जातक को, और जातक को वो गोली अपनी होने वाली पत्नी को दे दे और पत्नी उस गोली को संभाल कर रखे, तो इससे दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहेगा। दूसरा नारियल या बादाम है बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं शनि के लिए। 8th हाउस, अगर 8वें घर में राहु है तो क्या करना है? 8वें घर में राहु जो है ना फजूल का खर्च करा देता है, पैसा टिकने नहीं देता, क्योंकि दूसरे घर पे दृष्टि पड़ती है तो ये इधर उधर झगड़ों में फजूल के ऐसी चीज़ों में खर्च करवा देता है और पैसे की बरकत नहीं होने देता। ऐसे जातक को कोई सहायता भी नहीं मिलती किसी से, वे अपना हौसला खुद ही बढ़ाना पड़ता है ऐसे जातक को। बवासीर या पेट का रोग होने की संभावना रहती है। परिवार से कमी पड़ती है क्योंकि कोई सहानुभूति नहीं होती परिवार में किसी को उससे, तो इसलिए परिवार से कमी पड़ती है।
काम बदलते रहते हैं, काम की भी कोई स्थायित्व नहीं है इसको, जीवन में अक्सर धोखा ही मिलता है ऐसे जातक को। और बेईमानी से अगर ये पैसा कभी कमा भी लेता है तो उसका 8 गुना नुकसान इसको भुगतना पड़ जाता है। अगर मंगल अच्छी राशि का 12वें खाने में आने पर राहु कभी मंदा प्रभाव नहीं देगा। मंगल अगर 12वें खाने में आता है तो काफ़ी इसको सुरक्षा मिल जाती है 8वें घर के राहु वाले को। और 28 साल बाद मंगल जो है भाग्योदय हो जाता है। अगर अच्छी राशि का मंगल 12वें घर में है तो 28 साल बाद काफ़ी तरक्की देता है ऐसे जातक को। और इसके बाद फिर बाकी का समय भी खुशहाल ही बीतता है 28 साल के बाद का। इसके उपाय के लिए तो यही है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखें। 42 वर्ष की उम्र तक हर वर्ष शीशे के 8 टुकड़े पानी में बहाएं। शीशा यानी कि लैड यानी कि रांगा, इसके 8 टुकड़े करके 800 ग्राम ले लें लैड, उसके 8 टुकड़े करवा लें, उसके पानी में बहते पानी में बहा दें शनिवार के दिन। और चंद्र के उपाय वगैरह करते रहें अपना। अब 9वें घर में जिसके राहु होता है वो उदार मन और साधु संतों की सेवा करने का शौकीन होता है ऐसा जातक। बृहस्पति के 11वें या 5वें घर में होने पर ला इलाज मर्जों को ठीक करने वाला, यानी 9वें घर में राहु है और 5वें या 11वें घर में बृहस्पति है तो उसके हाथ में एक इलाज करने की शफा आ जाती है। वो ला इलाज बीमारियों को भी ठीक करने वाला बन जाता है। पागलों की मानसिक चेतना अथवा बिगड़ी अवस्था उसके हाथ लगने मात्र से ही ठीक हो जाती है। पागलों के जो है मानसिक रूप से निरोगी लोग हैं उन सब के लिए ये जो है बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा साबित होता है। बहुत ही मतलब जादूगरी वाला काम होता है इसके हाथों उनको ठीक करने में। ऐसा जातक थोड़ा दिखावटीपन वाला होता है, संतान के लिए काफ़ी अहितकर साबित होता है। अपनी संतान के लिए कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखता अपने बाल बच्चों का, तो इसलिए अहितकर ही रहता है, संतान के लिए अच्छा नहीं है। नवम भाव का राहु वैसे भी नीच का असर देता है, क्योंकि काल पुरुष में नवम भाव धनु राशि, इसमें जो है राहु नीच का माना जाता है धनु राशि में, तो नौवें भाव में भी उसका नीचत्व का प्रभाव तो रहता ही है। तो इसमें जो है नीच का ही प्रभाव देता है और इसलिए इसकी किस्मत वगैरह भी बहुत अच्छी नहीं होती। और पिता की हालत भी कुछ मंदी ही रहती है जिसका 9वें घर में राहु होता है। अगर ये परिवार से मिलकर काम करे तो बना के चले, परिवार से घुल मिल के रहे तो उसको काफ़ी अच्छी तरक्की मिल जाती है। अगर 9वें राहु भाग्य भाव में है और साथ में कर्म भाव का मालिक शनि जो है वो अच्छी पोजीशन में आ जाए तो फिर इसका सब कुछ ठीक ठाक रहता है, किसी चीज़ की इसको दिक्कत नहीं आती, काम की भी कोई कमी नहीं रहती इसको, और इनकम भी अच्छी रहती है, कारोबार अच्छा चलता है। इसके उपाय क्या है 9वें घर में? काला कुत्ता पालना सर्वोत्तम होगा। सोना धारण करना तथा टोपी पहनना लाभदायक होगा। सोना धारण करें और जब भी घर से बाहर निकले टोपी पहन के निकले, सूरज की किरणें डायरेक्ट सिर पे ना पड़े तो अच्छा रहता है। माथे पर केसर का तिलक लगाना भी जो है बृहस्पति के इफेक्ट को, बृहस्पति की सहायता मिलेगी अगर माथे पर केसर का तिलक लगाता है तो उससे भी जो है, क्योंकि बृहस्पति की कालपुरुष की राशि है ना धनु 9वां घर, तो बृहस्पति से सहायता लेके अपने भाग्य को थोड़ा बेहतर कर सकता है। सरसों व तंबाकू का दान करें, इससे जो है सरसों व तंबाकू का दान है, इससे राहु और शनि दोनों की स्थिति अच्छी होगी और राहु के बड़े अच्छे प्रभाव मिलेंगे। सिर पर शिखा रखें, अगर हो सके तो सिर पर एक छोटी सी चोटी रख लें। अब देखते हैं राहु का 10वें भाव में क्या प्रभाव है। 10वें भाव में भी राहु के प्रभाव जो है, अगर साथ में शनि हो जाए तो फिर बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। राहु और शनि साथ साथ 10वें घर में हो जाए तो इसके बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। और अगर चंद्र साथ हो जाए फिर तो ये राजयोग हो जाता है। 10वें घर में चंद्र और राहु साथ में होना राजयोग का निर्माण करता है। अगर मंगल खराब बैठा कुंडली में तो फिर ये जाना, ये इसका नीच कर्म करने वाला होता है, फिर इसको जाना है नीचता के कर्म करने लग जाता है ऐसा जातक वैसे धनी तो रहेगा, कर्म कैसे भी करे, लेकिन धन की पोजीशन इसकी बड़ी अच्छी रहेगी, धनी रहेगा। व्यापार कला में काफ़ी निपुण तथा प्रभावशाली होता है, इसका बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी मेहनत करेगा,
व्यापार में कोई कमी नहीं रहेगी इसकी। इसमें मंगल के उपाय से काफ़ी फायदा होगा। उपाय के तौर पे नीली या काली टोपी के, मंगल का मतलब यही हो गया अपना मूंग मसूर गुड़ आदि का दान करें, लाल वस्तुओं का दान करें। नीली या काली टोपी के सिवा किसी अन्य रंग की टोपी ना पहने। अगर टोपी पहननी हो, जैसे लोग कुछ पहनते हैं विंटर सीजन में या गर्मी में भी, तो नीली या काले रंग की टोपी पहने और किसी रंग की ना पहने। जौ या अनाज अंधेरी ज़मीन में दबाएं। कहीं अंधेरी ज़मीन में बाहर जाके जौ या अनाज दबाएं, इससे भी जो है राहु के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। ऐसा राहु तथा शनि का उपाय कर लेने के बाद किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता। तो ये उपाय जो हो जाएगा, जौ या अनाज आप दबाएंगे और ये मंगल के उपाय करेंगे, नीली और काली टोपी पहनेंगे, तो इस तरह करने से फिर जो है ना आपको जीवन में किसी भी तरह का कोई भी खतरा महसूस नहीं होगा। 11वें भाव, 11वें भाव का जो राहु है, इसमें जातक को अगर इसका सारा दारोमदार डिपेंड करेगा बृहस्पति के ऊपर। अगर बृहस्पति की बिगड़ी दशा में बैठा है कुंडली में, तो जातक को काफ़ी कष्ट देता है। जातक के जन्म के बाद ही पिता की आय आधी हो जाती है, धूर्त मित्रों का साथ बन जाता है, नीच लोगों से धन प्राप्त करता है। तीसरे या पांचवें घर में शनि हो तो जातक योगी होता है। ये अच्छा योग है। तीसरे और पांचवें में शनि हो और 11वें में राहु हो तो जातक योगी बन जाता है। पिता की मृत्यु के बाद जातक गले में सोना धारण करे, अवश्य लाभ होगा। जब जातक के पिता ना रहे तो उसके बाद गले में सोना धारण करे, उससे उसको जातक को काफ़ी आगे प्रगति मिलेगी। घर में सोना रखना भी लाभदायक होता है। इससे जो है संपत्ति तथा घर की खुशी प्राप्त होती है ऐसे जातक को। तो इन ए नटशेल हम यही कह सकते हैं कि यह सारा बृहस्पति के ऊपर डिपेंड करता है। 11वें राहु का प्रभाव, बृहस्पति अच्छा है तथा तीसरे और पांचवें घर में शनि है, तो जातक को बहुत ही अच्छे प्रभाव मिलने चाहिए। उपाय के तौर पे जातक जो है लहसुन प्याज या मसूर कभी ना खाए। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी बांधकर दान करे, सोना पहने किसी भी रूप में तथा केसर का तिलक लगाए, चांदी के गिलास में पानी पिए, शीशे के टुकड़े यानी लेड के टुकड़े करके पानी में बहाए। तो इससे जो है 11वें भाव के सारे उत्तम फल जातक को प्राप्त होंगे। 12th हाउस में जातक जो है दुष्ट लोगों से मित्रता कर लेता है और व्यसनों में पड़ जाता है, धन की खराबी करता है और परेशान होता रहता है। दिमागी परेशानी तथा आंतड़ियों का रोग भी हो जाता है ऐसे जातक को। पुत्री या बहन पर धन खर्च करके ऋण के रूप में उतारता रहता है। अपनी बहन के लिए या अपनी बेटी के लिए उसको ऋण लेना पड़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, और सारी उम्र उसको उतारने में ही लगा रहता है। शनि उच्च का हो तो हर प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि 12वें घर में वैसे तो बताया अच्छे फल नहीं है राहु के, लेकिन अगर शनि उच्च का है कहीं पर भी अपनी तुला राशि का है तो फिर इसको सारे अच्छे फल मिलेंगे। जितने भी ऊपर खराब फल बताएं ये सारे अच्छे में तब्दील हो जाएंगे। 11वें भाव में अगर साथ में बुध हो, मतलब 12वें में राहु और 11वें में बुध है, तो इसको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। अगर 11वें भाव में बुध के साथ शुक्र भी हो जाए तो फिर इसकी लड़कियां ज़्यादा होंगी, लड़के कम होंगे। जैसा बुध होगा राहु का प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। कड़ी मेहनत के बावजूद गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। निर्धनता से तंग आकर आत्महत्या तक की कोशिश करता है ऐसे जातक को आर्थिक नुकसान नहीं होने देता। अगर बुध वगैरह अच्छी पोजीशन में पड़े हैं तो जातक को फिर आर्थिक नुकसान नहीं होता। जातक कर्जदार नहीं होता, चाहे कितना भी तंगी में हो, लेकिन वो कर्ज नहीं लेगा एक्सेप्ट फॉर द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर एंड डॉटर। लेकिन ऐसे जातक को शत्रुओं से कोई परेशानी नहीं है, शत्रुओं का कोई जोर नहीं चलता ऐसे जातक पर जिसका 12वें खाने में राहु होता है।
और बुध बृहस्पति से संबंधित रिश्तेदारों से मदद मिलती है। मतलब बुध बृहस्पति से संबंधित रिश्तेदार क्या होंगे? अपने दोस्त यार होंगे, अपनी बहन बुआ हो गई, अपने छोटी उम्र के बच्चे बच्चियां हो गए, तो मित्र हो गए, इनसे जो इसको काफ़ी सहायता मिलती रहती है। ओ, अपने गुरु के लिए बुजुर्ग हो गए, अपने गुरु समान जो लोग हैं, साधु संत गुरु समान लोग, इन सब से अगर ये सलाह लेके काम करेगा तो इसको काफ़ी आराम रहेगा। उपाय के लिए क्या है? रात को सोते समय सिर के नीचे मंगल की चीज़ें, सौंफ मूंगा आदि रखें। एक लाल पोटली में सौंफ भर लें और उसमें मूंगा डाल दें, मूंगा रत्न जो है, और उसको सी के अपने सिर के नीचे रखें सोते वक्त। तो उससे जो है इसके राहु का काफ़ी अच्छा प्रभाव मिल जाएगा, क्योंकि मंगल की चीज़ें रखने से राहु शांत हो जाएगा और अच्छे प्रभाव और कंट्रोल में भी आ जाएगा राहु, और अच्छे प्रभाव देगा। चांदी का चौरस टुकड़ा गले में धारण करें, ये भी अच्छा है। चांदी का चौरस टुकड़ा धारण करने से चंद्रमा का इफेक्ट पड़ जाएगा और इससे भी जो है राहु अच्छे फल देने लगेगा। अपनी आय का कुछ हिस्सा बहन बेटी को देते रहें। जो भी आपकी आय उसमें से थोड़ा बहुत अपनी जो अक्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत अपनी बहन को या अपनी बेटी को कुछ ना कुछ उसमें से देते रहें। तो ये था आज का राहु के विषय में। तो अगले एपिसोड में हम केतु के बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। राहु के विषय में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो केतु और राहु होते हैं, केतु जो है ये पिछले जन्मों का कर्म बंधन और पिछले जन्म की अधूरी डिज़ायर्स जो होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको लेकर आता है। और जो राहु है ये इस जन्म का आगे क्या करना है आपने उसका रोड मैप देता है कि कौन कौन सी महत्वाकांक्षाएं लेकर आप आगे चलेंगे इस जन्म में, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या नई उन्नति करेंगे, क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति आपने करनी है, उसके लिए जो राहु निर्धारण करता है। तो इसलिए जो है इसका राहु का प्रभाव जो है अच्छा करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो राहु के प्रभाव के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप सरस्वती की पूजा करें और सूर्य की पूजा करें, ताकि हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में गलत भ्रमित ना करें राहु कभी भी आपको, और जो भी आप काम करें उसमें सफलता मिले, आप रॉन्ग डिसीजन लेने से बचें। तो इसके साथ ही मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर हाजिर होंगे। कृपया मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कम ही लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने अन्य लोगों को भी जो है शेयर करें अपने कॉन्टैक्ट्स को, ताकि बाकी लोगों को भी जो भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये उपयोगी ही होगा आप सबके लिए, और उससे आप सब लोगों को आगे चलकर आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपके जीवन में बहुत उपयोगी रहेंगी ये चीज़ें अगर आप मेरे लेक्चर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इन पर अमल करते हैं। धन्यवाद।